नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जब हम चीन की बात करते हैं तो केवल उसके आर्थिक तरक्की उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। हम भारत से तुलना करते हैं तो बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की 5 गुनी अर्थव्यवस्था हो गई है चीन की, और अमेरिका से तुलना करते हैं तो पता चलता है कि बहुत मामूली अंतर रह गया है, और अगले 10 सालों में वो अमेरिका तो को पकड़ लेगा या उसको पछाड़ भी सकता है। लेकिन आर्थिक स्तर पर ये तुलना अपनी जगह पर है, लेकिन विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी चीन एक एक करके तमाम बड़े महारथियों को पछाड़ने में लगा हुआ है। और इसलिए कोई हैरत की बात नहीं है कि अमेरिका चीन से घबराया हुआ है, चीन को हर तरह से रोकने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो आर्थिक प्रतिबंध हो, चाहे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र को लेकर रोक टोक की कोशिश हो। हर जगह पर वो चीन को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन बगैर घबराए, बगैर चिंतित हुए, बगैर बदहवास हुए एक एक करके अपनी उपलब्धियां विश्व बिरादरी के सामने रख रहा है और डंके की चोट पर रख रहा है, और बता रहा है कि वो किस तरह से तमाम प्रतिबंधों रोक टोक के बावजूद आगे बढ़ता चला जा रहा है। आज मैं जो मिसाल देने जा रहा हूँ वो अपने आप में अद्भुत है। अद्भुत इस सेंस में है कि आप इसमें सीधे सीधे तुलना कर सकते हैं कि एक उसी काम के लिए अमेरिका को 9 महीने लगते हैं, और वही काम जो चीन है वो केवल 9 दिनों में पूरा कर लेता है। 9 महीने वर्सेस 9 दिन, ये अंतर है। याद कीजिए कि जब अमेरिका के जो 2 एस्ट्रोनॉट्स थे, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, वो अंतरिक्ष स्टेशन में फंस गए थे, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंस गए थे। जून 2024 में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान पर सवार होकर ये नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स गए थे। 8 दिनों के लिए केवल था उनका मिशन। 8 दिन काम करके उन्हें वापस लौट आना था। लेकिन वो जिस यान में गए थे उसमें थ्रस्टर्स और हीलियम लीक जैसी गंभीर तकनीकी खराबियां आ गईं, और उसके बाद पूरा अमेरिका लगा रहा कि कैसे इनको वापस बुलाया जाए, और इसमें 9 महीने लगे। 9 महीने तक अमेरिकियों की, और हम चूंकि सुनीता विलियम्स से जुड़े हुए हैं, वो भारतीय मूल की हैं, इसलिए हमारी भी संवेदनाएं उनसे जुड़ी हुई थी कि क्या होगा, वो सही सलामत लौट भी पाएंगी या नहीं लौट पाएंगी। बहरहाल 9 महीने बाद वो लौटी, और वो भी एलन मस्क के स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन यान से सुरक्षित वापस लौटे। ड्रैगन यान की मदद लेनी पड़ी अमेरिकी हुकूमत को, सरकार को, और तब ये 2 जो एस्ट्रोनॉट हैं वो लौट पाए। लेकिन चीन के साथ यही इसी तरह की एक दिक्कत आती है। उसको वो कैसे हैंडल करता है, ये देखिए कि अक्टूबर 2025 में शेनझोउ 20 मिशन के 3 ताइकोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स को चीन के ताइकोनॉट्स भी कहते हैं, ये 3 थे, वांग जेई, चेन झोंगवेई, चेन डोंग। ये तीनों जो है तियांगोंग स्पेस स्टेशन, चीन का स्पेस स्टेशन है, वहाँ पर गए थे। 204 दिनों के लिए गए थे। 204 दिन बाद उनको वापस लौटना था। 5 नवंबर को उनकी वापसी होनी थी। लेकिन कोई अंतरिक्ष कचरा उनके जो रिटर्न कैप्सूल है उसकी विंडो से टकराया, और उसमें छोटी छोटी दरारें पड़ गई। इसके बाद उनको वापस लाने की एक समस्या खड़ी हो गई। लेकिन चीन ने ये काम केवल 9 दिनों के अंदर कर दिया, और वे 14 नवंबर को सफलतापूर्वक चीन वापस लौट आए। अब ये करामात कैसे हुई कि जो काम अमेरिका को करने में 9 महीने लगे वो चीन ने 9 दिन में कैसे करके दिखा दिया। ये अपने आप में पूरी चीन की स्टोरी को आपके सामने रख देता है कि चीन कैसे काम करता है, कितना आत्मविश्वास है, कितनी प्लानिंग है, कि आगे की प्लानिंग करके चल रहा है कि ऐसी स्थितियां पैदा होंगी तो क्या होगी, और उसका जो पूरा अंतरिक्ष कार्यक्रम है वो कितना ठोस धरातल पर खड़ा है। हम छोटी मोटी उपलब्धियों पर भारत में जश्न मनाने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमने
बहुत तीर मार लिए हैं। लेकिन आप जब अपनी तुलना विश्व के बड़ी शक्तियों से करते हैं कि वो कहाँ पर हैं, तब आपको पता चलता है कि आप दरअसल अभी बहुत शुरुआती स्टेज पर ही हैं। बेशक आप दुनिया के 5 उन देशों में शामिल हैं जो अंतरिक्ष में बड़े बड़े काम कर रहे हैं और हमें उस पर गर्व भी होना चाहिए, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी कमज़ोरियाँ क्या हैं और हम हकीकत में कहाँ पर खड़े हैं। बहरहाल, तो जब ये दिक्कत पेश आई उनके यान में और सेंजोउ-20 मिशन में के तहत, तो चीन ने क्या किया? चीन ने इस संकट को इतनी तेज़ी से सुलझाया क्योंकि उसकी अंतरिक्ष प्रणाली में एक ज़बरदस्त लचीलापन है और वो तेज़ी के साथ कोई भी चीज़ लॉन्च कर सकता है। उसके लिए महीनों की तैयारी नहीं चाहिए, बल्कि वो पहले से स्टैंड बाय के रूप में तैयारी रखता है। पहला जो उसकी इस मामले में सफलता का जो राज था वो ये था कि उसके पास यान उपलब्ध था। उसके पास पहले से ही सेंजोउ-2 क्री की वापसी के ठीक पहले 31 अक्टूबर को नया सेंजोउ-21 मिशन स्टेशन पर पहुंच चुका था। यानी 5 नवंबर को आने वाला था और 31 अक्टूबर को दूसरा मिशन, क्योंकि ये 6-6 महीने के लिए अपना क्रू बदलता रहता है चीन, तो एक दूसरा मिशन स्पेस पे जाने के लिए तैयार था, 21 मिशन। और जो डेब्री से क्षतिग्रस्त सेंजोउ-20 का जो कैप्सूल है उसके बजाय पुराने क्रू ने सेंजोउ-21 के रिटर्न मॉड्यूल का उपयोग कर लिया। यानी यहाँ से ये रिटर्न मॉड्यूल भेजा गया और सेंजोउ ने उस कैप्सूल में जिसमें दरारें आ गई थीं उसको इस्तेमाल नहीं किया, वो इसमें से स्विच कर गए। इसमें ये एक स्मार्ट स्विच ओवर था जहां नया यान पुराने क्रू को वापस ले आया। यहाँ से एक नया यान गया और उसमें रिटर्न कैप्सूल में वहाँ जो क्रू था वो उसमें बैठकर वापस आ गया। इससे क्षतिग्रस्त कैप्सूल को तुरंत ठीक करने की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरा इसकी खास बात थी कि ये मॉड्यूलर डिज़ाइन का था। सेंजोउ यान का डिज़ाइन ऐसा है कि रिटर्न कैप्सूल, री एंट्री मॉड्यूल जिसको कहते हैं, को आसानी से अलग किया जा सकता है। जो पूरा यान होता है उससे उसको आसानी से अलग किया जा सकता है। तो जो मुख्य रूप से जो नुकसान पहुंचा था उस यान को, उसकी विंडशील्ड थी उस पर पहुंचा था और जो रिटर्न को के दौरान ज़्यादा प्रभावित नहीं करती थी, लेकिन स्विच से जोखिम कम हो गया। मतलब अगर उस यान से भी वो आते तो उसमें उतनी डर नहीं था, फिर भी रिस्क नहीं लिया चीनी अधिकारियों ने और स्विच किया उनको नए यान में और उसके ज़रिए लाया। इसी में नए 9 दिन की देरी लगी। हैंडओवर, सुरक्षा जांच और स्टेशन पर स्पेस, जो उनका अपना स्पेस स्टेशन है तियांगोंग, वो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके मुकाबले काफ़ी छोटा है और 6 लोगों को उसमें एडजस्ट करने में थोड़ा मुश्किल हुई। लेकिन मतलब 3 पहले से 3 बाद में गए, फिर वो स्विच करके रिटर्न कैप्सूल से वो वापस आ गए, 3 वहीं रह गए। तो उस छोटे से स्पेस स्टेशन में थोड़ा सा दिक्कत आई, लेकिन ये मैनेज कर लिया गया। फिर तेज लॉन्च कैडेंस, चीन के पास लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट्स की लगातार उपलब्धता है जो हर 6 महीने में मिशन लॉन्च कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, और वे जल्दी नया अनक्रूड मतलब बिना मानव रहित यान भी भेज सकते हैं। जैसे अब सेंजोउ-21 क्रू के लिए सेंजोउ-22 की योजना है। तो एक के बाद एक यान तैयार है, उसके प्रक्षेपण की भी व्यवस्था है और वो बिना क्रू का यान भी भेज सकता है। तो ये इस तरह से उसने इस क्राइसिस को मैनेज किया केवल 9 दिनों में। अब इसको समझते हैं कि चीन ने अमेरिका को कैसे पछाड़ा। चीन ने अमेरिका को मुख्य रूप से जो टेक्नोलॉजिकल एक फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है चीन के पास,
वो है, एक प्लानिंग है, और एक जो गति है, रफ्तार है, उस सब से मिलकर उसने ये काम कर लिया। एक तरफ बैकअप की कमी थी अमेरिका में, और यहाँ पर उपलब्धता थी। अमेरिका में स्टार लाइनर एकमात्र नया यान था, और इसकी खराबी के बाद स्पेस एक्स के ड्रैगन पर निर्भर होना पड़ा, जिसकी शेड्यूल में महीनों लग गए क्योंकि उसके वो खाली नहीं था। चीन के पास पहले से ही डॉक्ड नया यान था जो तुरंत बैकअप बन गया। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ मिशंस, चीन 2022 से तियांगोंग पर सालाना 2 से 3 मिशन चला रहा है। 2022 से तियांगोंग जो उनका स्पेस स्टेशन है, हर साल 2 या 3 मिशन जाते हैं, जबकि अमेरिका की कमर्शियल क्रू प्रोग्रामिंग अभी विकसित हो रही है। सोचिए, ये 2-3 कार्यक्रम सालाना चला रहा है और अमेरिका का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम अभी विकसित हो रहा है। इससे चीन को रिजर्व व्हीकल जैसी सुविधा मिलती है, क्योंकि वो कई प्रोग्राम चला रहा है, उसके पास कई यान हैं, रॉकेट्स हैं, तो वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है, इसलिए हमेशा उसके पास बैकअप होता है। फिर क्राइसिस मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन, चीन ने क्षति का आकलन करके स्विच किया बिना लंबी टेस्टिंग के। अमेरिका के में सुरक्षा के नाम पर लंबी जांच चली, जिसकी वजह से टाइम लगा। कुल मिलाकर चीन की जो अपनी निजी टेक्नोलॉजी है, उसने दिखाया कि अब अमेरिका केंद्रित ISS पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपनी स्टेशन पर आत्मनिर्भर है। आपको एक खास बात बताना ज़रूरी है इस पूरे विषय पर रोशनी डालते हुए, कि चीन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे। मैंने इसका उल्लेख शुरू में किया था। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसमें उसे शामिल होने की कभी भी अनुमति नहीं देगी, और इसका एकमात्र कारण था अमेरिकी कानून और राजनीतिक नीति। जो पॉलिटिकल पॉलिसी है वो चीन के खिलाफ है, चीन को रोकना है किसी भी तरह से। और एक वुल्फ अमेंडमेंट है जो 2011 में लागू किया था, तब से अमेरिका ने नासा को रोक दिया है कि वो चाइना के साथ किसी भी तरह का सहयोग नहीं करे। इस कानून के मुख्य बिंदु क्या है? नासा को चीन या चीनी कंपनियों के साथ कोई भी सहयोग नहीं करना है। नासा की फंडिंग का इस्तेमाल चीन के साथ किसी भी कार्यक्रम, विजिट या संयुक्त गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता। फिर ISS में चीन की भागीदारी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति, अगर मान लीजिए आज ट्रंप चाह लें कि जो ISS है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, उसमें चीन को भागीदार बनाना चाहिए, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से, निजी तौर पर कांग्रेस को ये प्रूव करना पड़ेगा कि इस चीन के साथ सहयोग से जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए कोई खतरा नहीं है। यही नहीं, दूसरा ये भी कि चीन मानवाधिकार उल्लंघन या साइबर जासूसी में शामिल नहीं है। अब ये तीनों चीज़ें ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल होंगी, असंभव हो जाएंगी, और असंभव है इसीलिए 2011 से लेकर 2025 तक ये कानून हर साल बजट बिल में रिन्यू होता रहता है, चलता रहता है। तो चीन को रोकने के लिए अमेरिका ने किस किस तरह से प्रतिबंध लगाए हैं, रोक टोक लगाए हैं। अब चीन से अमेरिका डरा हुआ है। ये कहा जाता है कि सुरक्षा को खतरा है और जो टेक्नोलॉजी है वो चीन ले जा सकता है, लेकिन दरअसल डर दूसरा है। डर दूसरा ये है कि जो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है वो चीन के पास ना चली जाए और चीन उससे आगे ना निकल जाए, और इसलिए लगातार इस तरह के प्रयास किए जाते रहे। लेकिन हुआ क्या? चीन ने अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली और वो अब अमेरिका से भी आगे निकल गया। वो अमेरिका से ज़्यादा मिशन भेज रहा है। ठीक है कि उसका जो तियांगोंग स्पेस स्टेशन है वो छोटा है, लेकिन ये उसका काम तो उससे ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, अमेरिका से ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, और इस वजह से अमेरिका से वो आगे निकलता जा रहा है। स्पेस स्टेशन के मामले में भी वो किसी दिन और बड़ा स्पेस स्टेशन वहाँ पर
स्थापित कर सकता है। ये ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, एक बड़ी खूबी है कि चीन ने अपना एक स्थायी स्पेस स्टेशन बनाया है, जबकि जो ISS है वो 2030 में रिटायर होने जा रहा है। 5 साल बाद अमेरिका का स्पेस स्टेशन नहीं होगा, या तो इन 5 सालों में उसे दूसरा स्पेस स्टेशन बना लेना होगा, लेकिन चीन का जो स्पेस स्टेशन है वो टिकाऊ है, वो स्थायी है, वो बना रहेगा और इस वजह से चीन एडवांटेज में रहेगा। अब आप समझ लीजिए कि चीन का डिटर्मिनेशन, कि चीन की संकल्प शक्ति और चीन ने किस तरह से टेक्नोलॉजी की दिशा में अपने आप को डेवलप किया है, साइंस और टेक्नोलॉजी की दिशा में और स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में वो किस तरह से अमेरिका को पछाड़ता हुआ आगे निकल रहा है। और जिस रफ्तार से वो निकल रहा है, निश्चित रूप से अमेरिका और नाटो के मुल्क उससे घबराएंगे, चिंतित होंगे, क्योंकि स्पेस अब एक ऐसी जगह बन गई है जो न केवल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए, बल्कि जो भविष्य में होने वाले युद्ध हैं या जासूसी है, उसका भी अड्डा बन रहा है। और उसमें अगर चीन बढ़त ले रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ी खतरनाक स्थिति है, ख़ासतौर पर यह देखते हुए कि रूस भी स्पेस के मामले में काफ़ी आगे है, वो भी अमेरिका को टक्कर देता है। तो रूस और चीन की दोस्ती, इन दो मिलकर अमेरिका की ऐसी तैसी कर सकते हैं, कर रहे हैं। अभी नाटो के कई देश शिकायत कर रहे हैं कि रूस उनके जो सैटेलाइट्स हैं उनको डिस्टर्ब कर रहा है, जासूसी कर रहा है, उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है। तो ये चिंता ऑलरेडी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में है और ये बढ़ती जा रही है। और जब इस तरह का काम चीन करेगा कि 9 महीने बनाम 9 दिन का, तो उनकी चिंताएं और भी बढ़नी स्वाभाविक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।